अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है मैं आपके लिए सब लोगों के लिए ऑडिबल होऊंगा। मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। कुछ पार्टिसिपेंट हैं हमें जो ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। एक्चुअली आज जितने भी सिटीज़ हैं पाकिस्तान में उन सब सिटीज़ में ड्यू टू मुहर्रम की जो अरेंजमेंट्स हैं उस वजह से सिग्नल का प्रॉब्लम है, मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रहा है। तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ एंड पे भी जो ट्रांसमिशन है उसका इशू आए, सिग्नल का इशू आए। तो मे भी पॉसिबल है कि आप लोग बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए या डिस्टॉर्शन आ जाए। तो लेकिन उसके हवाले से आप फिक्रमंद ना होइएगा, क्योंकि हम आप लोगों के साथ ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आज के सेशन की शेयर कर देंगे। तो डेट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आज हम अपने बड़े इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम इससे पहले तो जो हमने डिस्कस किए थे, जो डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, दैट इज रिलेटेड टू आवर फाउंडेशन, कि हम अपनी फाउंडेशन को किस तरह से एस्टेब्लिश करें बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, और दूसरे लोग जो हमारे साथ कोलीग्स अटैच्ड हैं जिनकी हमारे जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर प्रोफेशनल, तो उनको किस तरह से हेल्प आउट करें कि वो थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से सोचें, किस तरह सोचें, वो अपनी ग्रोथ के हवाले से किस तरह से इंटेंशनल हो जाएं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, अब हमारे जो प्योर एचआर के टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट होंगे। बीच में हमने कुछ और भी टॉपिक्स मजीद आगे जाके हम करेंगे, कम्युनिकेशन, वो भी एचआर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज का टॉपिक जो है डेट इज रिलेटेड टू एचआर पॉलिसी डेवलपमेंट एंड प्रोसीजर्स। तो जब हम पॉलिसी देखेंगे कि पॉलिसी को कैसे डेवलप किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जब आप डील कर रहे हैं, और बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे जो पॉलिसी डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, और वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं पॉलिसी को बनाने के लिए, राइट। और जो पॉलिसीज हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी वैल्यूएबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो इस सेशन को आपने बहुत तो अटेंटिवली, लाइट जलाओ यार। प्लीज ये अनम्यूट कर दें और म्यूट कर दें खुद को। जी, ये जो हमारे साथ के साथ हैं इनको, सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वो ज्वाइन करें, ज्वाइन करते साथ ही खुद को म्यूट कर लिया करें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हों। राइट, थैंक यू। अच्छा जी, दिस इज आज का सेशन की मैं बात कर रहा था कि इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सेशन को बहुत अटेंटिव होकर सुने, और वो उन सारे प्रोसीजर्स को और पॉलिसी डेवलपमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और देखिए कि बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, पॉलिसी डेवलपमेंट के हवाले से कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कितने स्टेक होल्डर्स हैं जो एंगेज होते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, राइट। जी, अच्छा जी। अच्छा, जब भी हम एचआर की पॉलिसी डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, कि वो अंडरस्टैंड करना इस तरह से ज़रूरी है कि क्योंकि हमने सिर्फ पॉलिसी तो हमने बनानी होती है, फॉर्मुलेट करनी होती है, लेकिन वो पॉलिसी जो भी बनाने जा रहे हैं हम बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, क्या वो फ्यूचरिस्टिक है, जो तेजी से चेंज होने वाली सिचुएशंस हैं। जिस तरह कोविड आ गया, कोविड के लिए हम तैयार नहीं थे, तो वहां पे हमें पॉलिसी को डेविएट करना पड़ा, पॉलिसी को मॉडिफाई करना पड़ा, और बड़े अरसे से पड़ी हुई पॉलिसीज जिनको हम रिव्यू भी नहीं कर रहे थे उनको रिव्यू करना पड़ा। और वर्किंग प्रोफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी नई पॉलिसीज भी डेवलप करनी पड़ी, जिनमें वर्क फ्रॉम होम भी था, रिमोट वर्किंग के हवाले से भी पॉलिसीज थी, और फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स के हवाले से भी पॉलिसीज को एडजस्ट करना पड़ा। तो जब भी आप पॉलिसीज को डेवलप कर रहे हो, पॉलिसीज को बना रहे हो, तो इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें कि अब हमारे लिए ये लर्निंग है, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि जब भी हम पॉलिसीज को बना रहे हैं तो पॉलिसीज जो हों वो फ्यूचरिस्टिक हों, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हम उनको लेके चल रहे हों।
ये नहीं हो कि हमने पॉलिसी डेवलप की, बनाई, और वो बस करंट सिचुएशन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन उसकी फ्यूचरिस्टिक वैल्यू कोई भी नहीं है। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हम इस चीज को लर्न करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे चंद सेकंड के लिए थोड़ा सा एक ब्रेक करता हूँ, फिर इसके बाद हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। राइट, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, उनको मैं ऐड कर लूँ। थैंक यू। करवा दे कच्ची जी, ये कोई अनम्यूट है, वो म्यूट करें अपने, म्यूट है, म्यूट कर लें। मेरे ख्याल से कौन है जो कि अनम्यूट है? सही। चलें जी, अब इसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि पॉलिसीज वो है, और बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पॉलिसी को डेवलप करते हुए, कि पॉलिसीज वो जो कि फ्यूचर से और नए नए चैलेंजेस जो आते हैं उनको मीट करने के लिए तैयार हों। ये ना हो कि पूरी की पूरी पॉलिसी, नई सिचुएशन आए, कोई फियास्को आए, कोई क्राइसिस आए, कोई नई सिचुएशन ऐसी आ जाए, अनफोर्सीन चीज कोई आ जाए, तो हमें पूरी की पूरी जो नए सिरे से पॉलिसीज बनानी पड़े, और हमारे पास वो पॉलिसीज ही रेडी ना हो, जो कि एसओपीज हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए जरूरी हो, इम्पोर्टेंट हो। राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, पॉलिसीज होती क्या है और क्या प्रोसीजर होता है। एचआर पॉलिसीज ओवरव्यू हम एक छोटा सा देखते हैं। HR policies and procedures are essential for any organization to ensure that employees are treated fairly and that the organization is compliant with applicable laws. It is important to review and update HR policies and procedures regularly to ensure they remain relevant and effective. Relevance का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंश्योर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि yes, just a minute. जी जी, मेरी आवाज अगर कुछ लोगों के लिए कम है तो अभी देखते हैं कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचने में मसला है तो आप मुझे जरूर यहाँ बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने इसमें मैसेज में। राइट, ओके। तो पॉलिसीज हमेशा रेलेवेंट हों, पॉलिसीज को हमेशा रेलेवेंट रहना चाहिए और इफेक्टिव रहना चाहिए। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है, मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे पॉलिसीज को रिव्यू करने का भी इत्तेफाक हुआ, इवन बड़े बड़े नाम है ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ पे ये देखा कि जी 20-20 साल से पॉलिसीज रिव्यू ही नहीं हुई। ठीक है, 10 पूरा एक डिकेड गुजर गया, पॉलिसी रिव्यू नहीं हुई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरली चेंज भी हो रही है और पॉलिसीज, हालात भी तेजी से बदलते जा रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज को रिव्यू नहीं किया जाता। मैं तो लेकिन अब क्योंकि जस्ट आफ्टर द कोविड-19 और बहुत सी ज़रूरतें बदल गई, चीज़ें बदल गई, कंडीशंस बदल गई, तो वहाँ पे फिर पॉलिसीज को चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर देखें और ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करें, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी स्ट्रक्चर को स्टडी करें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वहाँ पे भी अभी भी उनका जो पेस है वो बहुत स्लो है, और वहाँ पे पॉलिसीज को मॉडिफाई करना, पॉलिसीज को ठीक करना, एडिट करना अभी भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, उनके प्रैक्टिस में नहीं है। राइट, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये एचआर प्रैक्टिसेस का एक एवोल्यूशन है। इस स्लाइड में, मैं स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी, आप इसको स्टडी कीजिएगा कि ग्लोबली, अब तो ग्लोबलाइजेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्लोबली बहुत ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। दुनिया में कोई चीज़ होती है पाकिस्तान में भी फ़ौरन हो जाती है, और प्रीवियसली ऐसे होता नहीं था। प्रीवियसली कोई चीज़ यूरोप में, अमेरिका में
या जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनमें होती थी, तो उसको 10-15 साल के बाद, बमुश्किल 10-15 साल के बाद पाकिस्तान में भी, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें भी, या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू होती थी। लेकिन क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया को चेंज कर दिया है, जो यूएसए में होगा, जो यूरोप में होगा, जो किसी भी कंट्री में होगा, वो आप विद इन डेज पाकिस्तान में भी होना शुरू हो जाएगा। ये फर्क आ गया है। इस जो स्लाइड है, ये स्लाइड जो आप देखेंगे, इसमें ओवरऑल आपके सामने नजर आएगा कि जो एवोल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह से थी, इक्वल पे की कब हुई, कंप्यूटराइजेशन डिजिटलाइजेशन कब हुई, एचआर की, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट के ऊपर कब बात करना शुरू होगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस के ऊपर कब बात हुई, एम्प्लॉय वेलनेस के ऊपर, एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर कब बात होना शुरू हुई, डाटा ड्रिवन एचआर के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर बात करना कब शुरू हुए। तो ये सब चीजें हम इसमें आपको इस स्लाइड में नजर आएंगी, इसको आप सीखिएगा और डिटेल से स्टडी कीजिएगा। मैं आपके साथ जब प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा उसमें आपको ये नजर आएगा, राइट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड करें। Yeah, the role of HR professional is to ensure that the organization's policies and procedures are future proofed and remain relevant in a rapidly changing world. ये नहीं है कि जिस फ्यूचर 2 साल बाद जाके या 3 साल बाद जाके आपको बिल्कुल A to Z नई पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेंगी नए सिरे से, इस तरह से नहीं है। पॉलिसीज मॉडिफाई होंगी, पॉलिसीज चेंज होती जाएंगी, और पॉलिसीज रेलेवेंट करने के लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो होती रहेगी, स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, एंगेज रहेगी, जिसकी वजह से आप लोग अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करते रहेंगे और उसकी रेलेवेंस को मेंटेन रखेंगे। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अंडरस्टैंड करें कि पॉलिसीज की डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में कि एचआर प्रोफेशनल का रोल क्या है, राइट। और जब पॉलिसीज को बना रहे होते हैं, पॉलिसीज को डेवलप कर रहे होते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इस स्लाइड में वो सारे फैक्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे कि पॉलिसीज सिर्फ किसी एक सेक्शन के लिए, किसी कुछ ग्रुप के लिए, कुछ बंदों के लिए, कुछ किसी एक टीम के लिए, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनाई जाती। पॉलिसीज बनाने का ऑब्जेक्टिव यह है कि वो ऑल परवेसिव हो, उनके अंदर वो हमजहत हों, उनके अंदर आलमगीरियत हो, उनके अंदर यूनिवर्सल इम्पैक्ट हो। उनको इम्प्लीमेंट कर, ये ना हो कि जी वाइट लोगों के लिए अलग हो और किसी और क्लास के लिए अलग पॉलिसीज आप बना रहे हैं। पॉलिसीज बेसिकली वो स्टैंडर्ड हैं, वो स्टैंडर्ड हैं जिसमें सब लोग आके इक्वल होते हैं। यानी कि जो फेयरनेस है वो आपने जब दिखानी है, एक्सेप्टेंस है, फेयरनेस है, टॉलरेंस है, इक्विटी है, इक्वेलिटी है, कोलैबोरेशन है, डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के ऊपर भी हम जब स्टडी करेंगे, म्यूचुअल कंसेंट है, लोगों को इकट्ठा करना, प्लूरलिज्म की तरफ लेके आना, किसी एक चीज पे इत्तेफाक करना, और इस उस इत्तेफाक करने के लिए, उस कंसेंसस के लिए, उस कंसेंट के लिए सब लोगों को एक पेज पे लेके आना, ताकि कोई ये ना कहे कि किसी के साथ कोई डिस्पैरिटी हो रही है, इम्पार्शियलिटी हो रही है, किसी के साथ किसी किस्म का तासुब रवा रखा जा रहा है, या कोई ऐसी कोई चीज है जिसमें उसको लगे कि जी वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा है, तो कोई ऐसी चीज ना हो। तो पॉलिसी को बनाते हुए, पॉलिसीज को डेवलप करते हुए, ये जो सारे फैक्टर इस स्लाइड में मेंशन हुए इन सबको मद्देनजर रखना होता है, इन सबको अपने सामने रखना होता है और इन सब का ख्याल रखना होता है, राइट। कंप्लाइंस को भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने फॉलो करना है। और कंप्लाइंस क्या चीज है, कोई ऐसी चीज ना हो, कोई चीज ना हो कि आपको लगे कि यार हमारा जो इम्प्लीमेंटेड लॉ है, वो जो लॉ है वो हमारी बनाई हुई पॉलिसीज वायलेट, उनको वायलेट ना कर रही हो। अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, उनको आपने उनकी बताना, पोस्ट लाइक की है? ये इसको म्यूट करें अभी, जो भी हैं जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है प्लीज। अच्छा जी, जो लोग जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको बताना चाहूँगा कि हम पॉलिसी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि पॉलिसी कैसे बनाई जाती हैं,
और कौन से प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जाता है पॉलिसीज को डेवलप करते हुए। और पॉलिसीज जब बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपने कंप्लाइंस को जरूर फॉलो करना है। जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, जो इथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, इथिकल वैल्यूज हैं, उनको जरूर कंसिडर करना है। कल्चरल वैल्यूज को जरूर कंसिडर करना है। ये नहीं हो कि आप कल्चरल वैल्यूज को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। आप पाकिस्तानी कल्चर में हैं तो आप वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करें कि जो कि वेस्टर्न कल्चर की पॉलिसीज हैं, ये जो वेस्टर्न कल्चर को मीट कर रही हो, आप उसको कंटेक्चुअल करें, ट्रांसफॉर्म करें अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी वैल्यूज के हिसाब से। ठीक है, तो ये है। तो अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशन, रेगुलेशन को अंडरस्टैंड करें, लॉ को अंडरस्टैंड करें, अपनी वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें, अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करें, ये जरूरी है पॉलिसीज को डेवलप करते हुए। राइट, क्रिएट पॉलिसीज, डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट आर कंप्लाइंट विद द रेगुलेशन। आपकी कल्चर से, आपकी हेरिटेज से, आपकी वैल्यूज से, और आपके जो लॉ है, इम्प्लीमेंटेड लॉ है, जो उनसे मैच करती हो। राइट, मॉनिटर कंप्लायंस विद द रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, कि ये देखें कि कंप्लायंस को फॉलो कर रही हो आपकी पॉलिसी। ऐसा नहीं हो कि आपकी पॉलिसीज, बनाई गई पॉलिसीज जो कंप्लायंस है उसको फॉलो ना करे। हो सकता है कि आपको फिर किसी लिटिगेशन में, किसी कानूनी तनाज़े में जाना पड़ जाए। ऐसी कोई पॉलिसी अगर आप डेवलप कर लेते हैं जिससे कोई लगे कि डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट हो रही है, फेयरनेस का जो इम्पैक्ट है, जो कंपोनेंट है, वो डिस्टर्ब हो रहा हो, तो ये जरूरी है। बाय अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लायंस with regulations, organization can ensure their HR policies and procedures are future proofed। तो ये जरूरी है कि आप फॉलो करें लॉ को भी, और जो भी वैल्यूज हैं, कल्चर है, उन सबको भी ना। ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और दिस इज वेरी मच हेल्पफुल स्ट्रेटेजिकली। राइट, strategic solutions are essential for success in the ever changing world of HR policies and procedures. To ensure that your organization is the future proof, it is important to consider the best strategies for success। ठीक है जी। और जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं, कमर्शियल, अगर ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को भी आपने देखना है। उसके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को भी आपने नजरअंदाज नहीं करना। राइट, ये ना हो कि आप की ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप पॉलिसीज उस तरह से बना लें जो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती हैं या किसी एनजीओ के लिए होती है। तो इस तरह की सारी पॉलिसीज बना लें, क्योंकि बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है, पॉलिसीज उससे कंपेटेबल हो। ठीक है जी, पॉलिसीज उनसे उसके मुताबिक बना रहे हो। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने ये जरूर देखनी है कि आप वो रेलेवेंट हो, पॉलिसीज का रेलेवेंट होना जरूरी है। और पॉलिसीज को क्या कहते हैं, रेलेवेंट होने के साथ साथ फ्यूचर प्रूफ पॉलिसीज भी हों, कि फ्यूचर की नीड को मीट कर रही हैं। राइट, कोई भी चेंज हो, आप थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा ट्वीक करें, थोड़ा सा ट्विस्ट करें, तो पॉलिसी आपकी मॉडिफाई होके एज पर द सिचुएशन, एज पर द कंडीशन, एज पर द टाइम और एज पर द चेंज आ जाए, हो जाए। ठीक है जी, तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और आप अगर देखिए तो पॉलिसीज बनाने की जरूरत कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट के लिए होती है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को स्टडी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनको स्टडी करें, उनको देखें, तो फिर आपको फील होगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो डिपार्टमेंट है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले देखेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, या सिलेक्शन एंड हायरिंग है, या जिसका आजकल का मॉडर्न नाम है टैलेंट एक्विजिशन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को या हायरिंग को अब आजकल टैलेंट एक्विजिशन का नाम देखते हैं। तो वो देखेंगे कि उनके लिए पॉलिसीज कैसे बनाएंगे। कोर एचआर की जो एचआर की मेन स्पिरिट है,
मेन चीजें हैं, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोर स्ट्रीम्स हैं, उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज होंगी, ठीक है जी। और प्रोसीजर्स हैं, टास्क हैं, डेलीगेशन है, लोगों के हवाले जिम्मे काम दिए जाते हैं, उनकी क्या पॉलिसीज बनाएंगे आप, ठीक है। जॉब रोटेशन वगैरह उसके हवाले से क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोबेशन पीरियड की क्या पॉलिसीज होंगी, ठीक है। और जॉब इनरिचमेंट है उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, ट्रेनिंग की क्या क्या पॉलिसीज होंगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज होंगी, कंपनसेशन एंड बेनिफिट के हवाले से, रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हवाले से क्या क्या पॉलिसीज होंगी, कैसे कैसे इंक्रीमेंट लगेंगे, कोई हंगामी किस्म का अगर आपको ने इंक्रीमेंट लगाना है किसी को रिटेन करने के लिए तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, ठीक है जी। और उन पॉलिसीज में ये भी देखिए कि किस तरह से आपने मीट करना है इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन के हवाले से किस तरह का रिवॉर्ड देना है, और परफॉर्मेंस के हवाले से किस तरह का रिवॉर्ड देना है। लीव एंड अटेंडेंस के ऊपर आपने किस तरह की पॉलिसीज बनानी है, कैजुअल लीव कितनी होंगी, सिक लीव कैसे होंगी, और पेड लीव कैसी कितनी होंगी, लीव इनकैशमेंट क्या होगी, ये सारी की सारी पॉलिसीज आप बनाएंगी, ठीक है जी। और एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय सर्विसेज के परस्पेक्टिव से, एम्प्लॉयज की फैसिलिटेशन के हवाले से क्या क्या पॉलिसीज होंगी। तो ये मल्टीपल पर्सनल पॉलिसीज हैं जो आपको बनानी पड़ सकती हैं, जो आप बना सकते हैं और जिसके बनाने की आपको ज़रूरत महसूस होगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, राइट। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए आप ये सोचें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप जाते हैं, आप ऑनबोर्डिंग करते हैं, आपकी ऑनबोर्डिंग से लेके एग्जिट तक जितने भी मरहले आते हैं, उन सारे मराहल के लिए, सारे स्टेप्स के लिए कहीं ना कोई ना कोई पॉलिसी डेवलप करना जरूरी है, ठीक है। अगर तो वही आप एडमिन में हैं, ये फ्लीट मैनेजमेंट है, व्हीकल मैनेजमेंट है, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को गाड़ियां दी जाती हैं, व्हीकल दी जाती हैं, उसकी फ्यूल को मेंटेन किया जाए तो आप उसकी भी पॉलिसी बनाएंगे। और अगर आप कोई ऐसे एसेट हैं जो टेंजिबल हैं, इंटेंजिबल एसेट के हवाले से, तो उसकी भी पॉलिसी बनाएंगे। जो इंटेंजिबल एसेट जैसे कि डाटा है, आप लोगों को लैपटॉप देते हैं, ये चीज़ बड़ी बुरी तरह से नज़रअंदाज की जाती है और इसको एसेट समझा ही नहीं जाता। मैंने देखा है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कोई रिजाइन देता है या कोई छोड़ के जाता है या कोई टर्मिनेट होता है या ले ऑफ होता है, तो उसके लैपटॉप में या उसके पास सिस्टम में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसकी केयर ही नहीं की जाती, डाटा को वैल्यू ही नहीं दी जाती, हालांकि सबसे बड़ा एसेट डाटा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मुझे इत्तेफाक हुआ एक बड़े इंस्टीट्यूट में, बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे एक उनकी बड़ी ओहदेदार छोड़ के गई, जाने लगी, तो जाते हुए वो लैपटॉप वो वापस दे के गई, तो लैपटॉप फॉर्मेट करके दे के गई, लैपटॉप फॉर्मेट करके दे के गई। तो वहाँ पे एक ऐसा इशू आ गया कि हमें वहाँ पे जाना था, तो हमें वहाँ पे एक ऐसा इशू आ गया कि हमें पुराना डाटा चाहिए था, तो हम कुछ लेसन प्लानिंग के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, और तो कैमरेज के कुछ इश्यूज थे उसके हवाले से, तो पता लगा जी लैपटॉप तो फॉर्मेट हुआ हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं हुई। और अगर देखें, उन्होंने कोई ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स वहाँ पे सर्व किया, मोर देन 10 ईयर उन्होंने वहाँ पे सैलरी ली, उस सैलरी के बदले में, कंपनसेशन के बदले में उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की, उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप की, और वो चीज़, उन सब चीज़ों के जो ऑनरशिप थी वो उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरशिप थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कितनी ज्यादती की कि सारा का सारा डाटा फॉर्मेट कर दिया। अब क्या होगा, अल्टीमेटली हमने डाटा रिकवर किया और हमें टाइमली पता लग गया, और थोड़ा सा हमारा वो एक क्लाइंटेज वाला मामला था, हमें टाइमली पता लग गया तो हमने डाटा रिकवर करवा लिया। और फिर क्या हुआ, उनकी क्लियरेंस भी रोक ली, उनकी क्लियरेंस रोक दी गई, उनकी फाइनल सेटलमेंट रोक दी गई। क्यों? कि उन्होंने एक तरह का ब्रीच किया था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था। अगर वो, क्योंकि कोई भी आदमी उनकी जगह उनकी पोजीशन पे आता, कोई भी रिसोर्स उनकी पोजीशन को संभालता, तो उसको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। तो ऑर्गेनाइजेशन ने उनके टाइम के परस्पेक्टिव से उनको कंपनसेट किया था, पे किया था। तो जो कुछ भी उनके पास था, जो भी उन्होंने डेवलप किया, जो भी अपनी टीम से उन्होंने गैदर किया, वो एक कीमती चीज थी, एक एसेट था जी। तो उस एसेट को संभालना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, और उस एसेट को देना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी इस तरह करते हैं, डाटा लेते हैं अपने लोगों से जो छोड़ के जाते हैं?
जी हमने प्रॉपर फॉर्म बनाया हुआ जो जो चीजें दी होती हैं वहाँ पे की बात ठीक है। और प्रॉपरली जी जी। इस इस तरह के इश्यूज आते हैं ना। तरह के बात आ जाती है। जी। जैसे एक हमारे पिछले साल में छोड़ के गए थे वो लैपटॉप नहीं दे रहे थे काफी कॉल कर रहे थे क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से उनसे रिकवर किया। ओके ओके ग्रेट। तो ये असल में डाटा की इंपॉर्टेंस को समझें। इस वक्त सबसे बड़ा काम जो हो रहा है डाटा के ऊपर हो रहा है ना। जो भी डाटा बनाते हैं तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती होंगी, तो आप लोग भी इसके हवाले से पॉलिसी डेवलप करें। अगर नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज हैं। और गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डाटा को रिकवर करने के हवाले से, डाटा को डिलीवर करने के हवाले से, डाटा को एसेट समझने के हवाले से पॉलिसीज नहीं है। तो जिन जिन जगहों पे अगर आपने कॉप अप करना है और अपने एचआर डिपार्टमेंट को इवॉल्व करना है, तो ज़रूरी है कि आप इनको अंडरस्टैंड करें और डाटा की रिकवरी के ऊपर काम करें और ऐसा प्रोसीजर बनाएं जहाँ पे अगर जो लोग हमारे साथ ऐसे भी मौजूद है जिनका भी एचआर का एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने अपना कैरियर एचआर में स्टार्ट करना है या अपने पोजीशन को देखना है एचआर में, उन लोगों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो भी आपके लैपटॉप में डाटा है, जो भी आपके कंप्यूटर में डाटा है, जो भी बनाया गया है, कोई रिसोर्स बना के गए हैं या रख के गए हैं, वो भी उसको भी ट्रांसफर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप फिजिकल चीज़ें लेते हैं, जितना आप उससे बैग लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, और भी हैंडलिंग ओवर और टेकिंग ओवर चीज़ करते हैं। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उस जो डिवाइस आपको वापस मिल रही है उसका डाटा भी इस तरह से आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको आप अंडरस्टैंड करें और इसके ऊपर फोकस करें और अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो देखें कि चेक करें कि क्या वाकई इस कंप्लाइंस को फॉलो किया जा रहा है और डाटा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा, राइट। ये वही बातें जो हमने की हैं, उनका एक थोड़ी सी समरी है। कुछ चीज़ें नहीं नज़र आ रही होंगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट हैं। जिसमें ग्रीवेंस हैंडलिंग है उसके लिए भी पॉलिसी है, वो और लोगों को रिटेन करने की पॉलिसी है। लोगों को जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर आ रहा है अल्कोहल का, ड्रग का, अभी जो कि नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनको उसके हवाले से पॉलिसी बनाएंगी। लोग एक दूसरे से पैसे ले लेते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन समटाइम ऐसा भी देखने में आता है कि जो आपके स्टॉकिस्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या सबलेट या आगे मजीद प्रेफर डीलर्स होते हैं, या ऐसे एजेंट होते हैं जो कि जिनको आप मुख्तलिफ चीज़ें सबलेट करते हैं, तो उनसे भी लोग उधार ले लेते हैं पैसे ना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसके ऊपर भी पॉलिसी बनाते हैं। जैसे लोग ड्रिलिंग करते हैं या टेलीफोन मोबाइल फोन के टावर बनाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उन्होंने आगे से कॉन्ट्रैक्टर रखे होते हैं, ठेकेदार रखे होते हैं। अब वो जो इनको अप्रूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। तो वहां पे लोग भी उनसे लोन लेना शुरू कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं, ऐसे कोई फेवर ले लेते हैं, फाइनेंशियल फेवर। तो उसके ऊपर भी आपने, या एक दूसरे को पैसे देते हैं, एक दूसरे से पैसे लेते हैं उधार, तो इसके ऊपर भी पॉलिसी बनाएं आप। फिर परफॉर्मेंस के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस के ऊपर पॉलिसी बनाए, लोगों को हेल्थ के हवाले से प्रोटेक्ट कराना है, लोगों की लाइफ सेविंग के पर्सपेक्टिव से उनको प्रोटेक्ट करना है, इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं। टर्मिनेशन के ऊपर पॉलिसी बनाएं, लोगों की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए भी आपने पॉलिसीज डेवलप करनी है। और फिर लोगों का फीडबैक लेने के लिए, सर्वेज कराने के लिए भी आप पॉलिसीज बनाएंगे। सर्वेज कराने के लिए भी पॉलिसी बनाना पड़ेगी आपको। और फीडबैक लेंगे जो कुछ भी आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल उससे उसी तरह से है, लोगों की एंगेजमेंट है, लोग इन्वॉल्व हैं आपके कामों के साथ, लोगों को आप जो कुछ भी सेल कर रहे हैं, जो भी आइडिया सेल कर रहे हैं, लोग उस आइडिया को परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों का कंसेंट है, एम्प्लॉयज जितने भी मौजूद हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, उनका कंसेंट है कि नहीं ना। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये भी वो चीजें हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो और फिर ये एक साइकिल है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ये पॉलिसीज जब बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो पॉलिसीज जो वन टाइम बन गई तो कोई हरफ आखिर नहीं होगी, ठीक है। कोई वन टाइम बन गई तो वो नहीं है कि बस अल्टीमेट हो गया,
और बस अब इसके बाद तो कुछ और होगा नहीं, बन गई तो बस ये कोई आसमानी किताब है, कोई सहीफा आसमानी है, या कोई इल्हामी चीज है कि जो अब आपने बना लिया तो अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई रिव्यू नहीं हो सकता, कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप डेवलप करेंगे, लोग एग्री कर लेंगे उसके ऊपर, सारे स्टेक होल्डर एग्री कर लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करने के बाद जब भी पॉलिसी बनाते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके बाद उसके ऊपर प्रोटोटाइप उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं ना। ठीक है, कुछ थोड़े से लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, किसी एक टीम के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर वहां पे उसका उनका फीडबैक लिया जाता है, फिर पॉलिसी को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, राइट। इम्प्लीमेंट करें पॉलिसी को, बनाने के बाद एग्रीमेंट के बाद इम्प्लीमेंट करें, ये हम आगे जाके थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मॉनिटर करें, रिव्यू करें। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में फिर आपको लोग आपको फीडबैक देंगे। ठीक है, उस पॉलिसी के लूप होल आपके सामने निकल के आएंगे। उस जो लूप होल है, जो लोगों का फीडबैक है, उसके हिसाब से पॉलिसी को फिर अपडेट करें, और फिर अपडेट करें, फिर दोबारा डेवलप करें, फिर लोगों का एग्रीमेंट लें और फिर इम्प्लीमेंट करें। दिस इज अ कंटिन्यूस सर्कल। ठीक है, ये कंटिन्यूस साइकिल है जिसको आपने यूज करना है पॉलिसी को डेवलप करते हुए। ये देखिए, लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो जब तक आप कंटिन्यूसली चीजों को रिव्यू करते रहेंगे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, तब तक आप रेलेवेंट भी रहेंगे, राइट। और आप इम्प्रूव भी करेंगे, आप ग्रूम भी करेंगे। हम सब लोगों के साथ यही होता है। जब हम सेटिस्फाई हो जाएं किसी एक स्टेज के ऊपर, किसी एक पोजीशन के ऊपर, तो समझें दैट इज द एंड। फिर हम कभी भी कहीं, आप ये स्टडी कीजिएगा कि हम कहीं पे जिस जगह को हम ये समझ के रुके, समझ रहे होते हैं कि हम यहाँ पे आके रुक गए हैं, ये हमारा कंफर्ट जोन आ गया है, ये हमारा लेवल ऑफ कंफर्ट है, और अब हमें यहाँ पे स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप कभी भी रुकते नहीं है, या मूव मूव फॉरवर्ड होते हैं या बैकवर्ड चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि चीजें जो रेलेवेंट पर्सपेक्टिव में जो चीजें होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, वो चेंज हो रहे होते हैं। चेंज इज इनएविटेबल, चेंज भी नागुज़ीर है। आप चेंज नहीं होंगे ना, चेंज तो अपनी जगह पे मौजूद है, तो चेंज क्या करेगा, तो वो लोग आगे जा चुके होंगे, आप वहीं पे स्टे कर रहे होंगे, तो तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। डेवलपिंग एंड एस्टेब्लिशिंग एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो, अब हमने एक जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था ना कि जी इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये कैसे चले। ठीक है, किस तरह से हमने चलना है, पॉलिसीज को कैसे बनाना है। ठीक है, और पॉलिसीज का पर्पस क्या है, पॉलिसीज क्यों चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन एचआर पॉलिसीज, डेवलप क्लियर एंड कंसाइज पॉलिसीज टू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। वही जो बात हमने की कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि कंप्लायंस को फॉलो कर रही हो, लॉ को फॉलो कर रही हो, लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही हो, और जो इम्प्लीमेंटेड लॉज हैं उनको मीट कर रही हो, किसी के अगेंस्ट वायलेट ना कर रही हो, कल्चर सब चीज़ों को ना, ऐसी पॉलिसी बनाएं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि लोगों को बताएं कि यार ये पॉलिसी है, लोगों को समझाएं, जो स्टेक होल्डर यानी आपके एक थिंक टैंक के अंदर बैठे हुए हैं ना, उनको उनको बताएं। ये ना हो कि अपने 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना के बैठ जाएं, अकेले बैठ के पॉलिसी बनाएं, समझे कि मैं बड़े क्रिएटिविटी का काम कर रहा हूँ, किसी और को एंगेज ही ना करें, इन्वॉल्व ही ना करें, और फिर उसके बाद आप लेके आए तो आपके लिए भी सरप्राइज हो, दूसरों के लिए भी सरप्राइज हो, पता लगे कि ये तो इम्प्लीमेंटेबल है ही नहीं। ठीक है जी, इस तरह ना करें, सैलो में ना बैठे। क्रिएट प्रोसीजर, डेवलप प्रोसीजर टू इंश्योर कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर पॉलिसीज। वो पॉलिसी तो आपने बना ली, अब आपने वो प्लेटफॉर्म बनाना है, वो प्रोसीजर बनाना है, वो तरीकाकार बनाना है जिसके ऊपर आपने, उस सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर चल के आपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो वो देखना है कि उसकी रिलायबिलिटी, उस सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी कितनी है, वायबिलिटी कितनी है। ठीक है, फिर उसको इस तरह से करना है। फिर उस सिस्टम को बनाने के बाद जो पॉलिसी आपने बना ली, प्रोसीजर भी डेवलप कर लिए, ठीक है जी, पॉलिसी को अंडरस्टैंड भी कर लिया, तो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो स्टेप आता है, दैट इज टू ट्रेन द एम्प्लॉयज। सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट हैं, टीम्स हैं,
उन लोगों को उन पॉलिसीज के हवाले से ट्रेन करना है, एजुकेट करना है, बताना है कि ये पॉलिसीज क्यों बनाई गई, ये चेंज लेके क्यों आई गई, इन पॉलिसीज को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप बना रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, उसका शॉर्ट टर्म क्या क्या अकम्पलिशमेंट हो सकती है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। वो लोग जो चेंज करते हैं, जो मूव करते हैं, जिनको मूव करवाना होता है, उनके लिए मूव करना, चेंज करना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, इतना ईजी नहीं होता। अब अगर किसी को उसकी पोजीशन से, उसकी सीट से, उसकी जो जहाँ वो बैठते हैं उस जगह से भी चेंज करवाएं किसी भी वजह से, टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे, तो वो तब भी आपको रिजेस्ट करेंगे। तो जब आप पॉलिसीज लेके जाएंगे ना नई चीज बना के, तो जब एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे तो उनको आपने बताना है, उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताना है, उनको बताना है, एजुकेट करना है कि उसका फायदा क्या है, तभी वो बाय करेंगे आपकी पॉलिसीज को। आगे तो इम्प्लीमेंट उन्होंने करानी है। मेन स्टेक होल्डर्स तो वो हैं, एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, फील्ड फोर्स के हों, सेल्स के हों, सप्लाई चेन के हों, ठीक है जी, अकाउंट्स के हों, प्रोक्योरमेंट के, कोई भी डिपार्टमेंट अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, उन सब के लिए होता है। और अब उनको बाय करना है, आपने सेल करना है, उन्होंने बाय करना है। जब आप उनको ट्रेन करेंगे, उनको सेम पेज पे लेके आएंगे, तो वो अपने अपने ऑब्जेक्शन भी रेज करेंगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। वहां जाके आपने उनको समझाना भी है। तो जब भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होने लगे, तो सबसे पहले, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बड़ी नहीं है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप डिपार्टमेंटल हेड को एजुकेट करें उस पॉलिसी के हवाले से। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, सबको सेम पेज पे लेके आना है, सबको ऑन बोर्ड करना है, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके आप लोगों को ट्रेन करें, लोगों को अंडरस्टैंड करें, राइट। बाय डेवलपिंग इफेक्टिव HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर compliance with legal standards and provide a consistent experience for employee। तो ये लोगों की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, और लोगों को लगेगा, जो एम्प्लॉयज उनको लगेगा कि कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, HR डिपार्टमेंट कर रहा है, उनको फेवर देने के लिए कर रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहा है। ठीक है जी, तो ये उनको बताएं, फीचर बेनिफिट का एनालिसिस करें, उनको बताएं कि क्या क्या फीचर्स हैं, उनका उनको क्या बेनिफिट होगा, राइट। फीचर बेनिफिट एनालिसिस करना, इनका कंपैरिजन करना सीखें, क्योंकि एम्प्लॉय को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है उसका फीचर क्या है। उसका कंसर्न ये है कि उसको उस फीचर का बेनिफिट क्या मिल रहा है। ये जरूरी है कि उसकी जिंदगी कितनी आसान हो रही है, उसका वर्कलोड कितना कम हो रहा है, ठीक है जी, उसकी जॉब जो है वो कितनी इजी, आसानी से फैसिलिटेट हो रही है, राइट। अब देखते हैं कि इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम कौन से काम करते हैं और कौन कौन सी चीजों को लेके चलते हैं जी। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि सबको बताएं, पहले तो आप ये डिफाइन करें, एक पेपर के ऊपर ये डिफाइन करें, अपने सिस्टम के ऊपर, वर्ड की शीट के ऊपर, जो भी आपका वर्क फ्लो है उस हिसाब से डिफाइन करें कि भाई जो पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। आइडेंटिफाई द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी एंड हाउ इट विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, कि इसके गोल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हमने अचीव करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमने अचीव करने हैं, और हमारा मकसद क्या है इस पॉलिसी के बनाने का, और बेनिफिट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को। ये सारी की सारी चीजें आपने इकट्ठी करनी है, राइट। गैदर इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर, जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं ना, उन सब से कंसल्ट करें। ठीक है जी, सारे की स्टेक होल्डर्स हैं, HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, लीडरशिप है, सी सूट लीडरशिप है, जितने भी लोगों की जिंदगी का इम्पैक्ट, जिंदगी के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर इस आपकी बनाई हुई पॉलिसीज का इम्पैक्ट आएगा, उन सब से कंसल्ट करें। यू नीड टू कंसल्ट ईच एंड एवरी पर्सन, राइट, इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो डिपार्टमेंटल हेड से बात कर लें, मैनेजर से बात कर लें। ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है तो आप फिर कोई टाउन हॉल जैसी मीटिंग रख लें, या मुख्तलिफ सेशन रखवा लें मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके, तब उनसे पूछें। Consult with key stakeholder to ensure that the policy is comprehensive and meets the needs of all involved। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबकी नीड फुलफिल हो रही है, ये जरूर लें, उनका फीडबैक जरूर लें।
उसके बाद पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाएं, राइट द पॉलिसी इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर यूजिंग लैंग्वेज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। पॉलिसी बनाए ना, पॉलिसी कभी भी कॉम्प्लेक्स ना बनाए, पॉलिसी को सिंपल और इजी लैंग्वेज में बनाएं, जो भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको आसान लफ्जों में बनाएं, इजी टू अंडरस्टैंड हो, बनाने वाले के लिए भी और उसको जिसने इम्प्लीमेंट करानी है उनके लिए भी। अगर आप किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डाल देंगे पॉलिसी में, तो हो सकता है कल वो कोई किसी मसले पे आपको कोर्ट में जाना पड़े, या आप किसी की राइट वायलेट हो रहे हैं वो आपको कोर्ट पे लेके जाए, आपको खुद भी अंडरस्टैंड ना कर रहे हो, और एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाए, इबहम क्रिएट हो जाए, और तो फिर आपके अगेंस्ट भी ये जा सकती है, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट कि सिंपल लैंग्वेज में पॉलिसी को रखें, इजी टू अंडरस्टैंड रखें, राइट। ड्राफ्ट द पॉलिसी, ठीक है, ये हो गया। रिव्यू एंड रिवाइज, जब आप ड्राफ्ट को फिर बार बार रिव्यू करें, स्टेक होल्डर्स जो आपको फीडबैक देंगे उनके हिसाब से, रिव्यू द पॉलिसी फॉर एक्यूरेसी एंड मेक एनी नेसेसरी रिवीजन। तो पीरियोडिकल रिव्यू रखें पॉलिसी के, जरूरत हो ना हो हर क्वार्टर में सारी पॉलिसीज को रिव्यू करने की कोशिश करें, ठीक है, करेक्ट करने की कोशिश करें, रेलेवेंट करने की कोशिश करें। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट इफेक्टिव एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट विल हेल्प देम मैनेज देयर वर्क फोर्स मोर इफेक्टिवली। ये सारी चीजें करेंगे ना, तो फिर ये बेसिकली क्या होगा, वो फ्रेंडली पॉलिसीज होंगी जिसकी ओनरशिप हर कोई लेगा, और इसको हर बंदा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, सब अंडरस्टैंड करेंगे, सब इसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने में इस आपको फैसिलिटेट करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपने कैसे पॉलिसीज बनानी है स्टेप बाय स्टेप, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड को किस तरह से कंसिडर करना है, राइट। नीड को आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को आइडेंटिफाई करना, आपने अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन की लिए आप पॉलिसीज बना रहे हैं उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। असेस ऑर्गेनाइजेशनल नीड, एनालाइज गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। आपने इवेलुएट करना है ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत किस चीज की है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अटेंडेंस का मसला है, एब्सेंटिज्म का मसला है, और टाइम मैनेजमेंट का मसला है, तो फिर ये सारी चीजें आप असेस करेंगे कि नीड क्या है। फिर आप टाइम मैनेजमेंट के हवाले से पॉलिसी बनाएंगे, और फिर आप एब्सेंटिज्म के हवाले से पॉलिसी बनाएंगे, आप अटेंडेंस के हवाले से पॉलिसी बनाएंगे, और फिर आपने उसको कॉन्टेक्चुअल करना है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से और प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है जी। ये नीड को जरूर असेस करें ताकि आपको पता लगे कि आपने पॉलिसी बनाई क्यों है। फिर उसके बाद एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे आपने पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। कई एरियाज ऐसे होते हैं जो ग्रे एरियाज होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन जब नई नई डेवलप होती है तो फिर नए नए सरप्राइजेस भी आते हैं लोगों के पास, और नई नई चीज़ें भी आती हैं, और फिर आपने फिर क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के वो एरियाज जो आपने एक्सप्लोर करने हैं, जहाँ पे पॉलिसी को मॉडिफाई करने हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने उस जगह में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखनी है। मिसाल के तौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, या और बहुत सारी कंपनीज हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, या और कन्फिक्शनरी है, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसा ABM है, और वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें अलाउ नहीं होती, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होते, जैसे रिटेल आउटलेट हैं, जैसे मेट्रो कैश एंड कैरी है, या हाइपर मार्ट है, और भी बहुत सारे मार्ट्स होंगे ना, इम्तियाज है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए ये ज़रूरी है कि वो मोबाइल फ़ोन ना रखें, तो हम हर वक्त अपने बिजनेस की तरफ, कस्टमर की तरफ ध्यान दें। तो वहाँ पे फिर आप उसके हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन नीड के हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपने किस तरह से पॉलिसी डेवलप करनी है, राइट। वो एरिया निकालना है, ठीक है, कि जिस एरिया को जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है इसके लिए आपने पॉलिसी बनानी है, राइट। प्रोसीजर टू मीट ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उसके हिसाब से पॉलिसी बनानी है, ये वो स्टेप्स हैं, ठीक है जी, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को आइडेंटिफाई करा रहे हैं और पर्पस को बता रहे हैं आपको कि आपने क्यों पॉलिसी बनानी है, राइट।
by assessing the organization need and identify the areas where policies and procedures are required, organization can create effective policies to meet their goals and objectives. जब इस तरह का environment create हो जाएगा, organization को आप बहुत ज़्यादा facilitate करेंगे, तो organization को फिर जो laborious work हैं, HR को नॉन स्ट्रेटेजिक वर्क कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उनका सारा का सारा काम स्ट्रेटेजिक हो जाएगा, राइट। ड्राफ्टिंग, अलाइनिंग HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे ड्राफ्ट करेंगे, अलाइन कैसे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की नीड के साथ, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। और पॉलिसी वही जो बात की कि इजी टू अंडरस्टैंड कैसे हो ना। आउटलाइन HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्रिएट क्लियर एंड concise document that outline the HR policies, procedures and organization। जिंदगी में आपको मैं बता दूं कि बच्चों का लिटरेचर लिखना, बच्चों के लिए लिटरेचर लिखना सबसे डिफिकल्ट टास्क कंसीडर किया जाता है। हालांकि हम समझते हैं कि बच्चों के लिए कोई चीज लिखी जाए, कोई कहानियां लिखी जाए, वो तो बहुत आसान काम होगा, नहीं, बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से। तो इसी तरह से जब आपने पॉलिसीज बनानी है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हो सकता है कि वो वाइट कॉलर जॉब के लिए भी हो, एग्जीक्यूटिव के लिए भी हो, और उन लोगों के लिए भी हो जिनका जो बिलोंग करते हैं लेबर क्लास से ना, ठीक है, लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, सबसे लोअर लेवल पे उनको कंसिडर किया जाता है। तो आपने ऑल परवेसिव किस्म की पॉलिसीज बनानी है ताकि सब उसको सिंपल लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सके, राइट। अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन की गोल के साथ मीट कर रहे हो। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम बॉय जो होता है, एक जो पीएन होता है, पीएन, उनसे लेके जो सीईओज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, सब लोगों का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और सब लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इम्प्रूव करने के चक्कर में होते हैं। सब रोल डिफरेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो अल्टीमेट गोल और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, फ्रॉम द टीम बॉय, फ्रॉम द पीएन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सबका एक ही होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करें, हमारी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो अच्छा नाम हो वो हो, और ऑर्गेनाइजेशन लोगों के लिए एम्प्लॉय ऑफ चॉइस हो जाए, एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बन जाए। तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है। इंश्योर दैट द HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। और वो सबसे बड़ी बात, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि कल जितनी इजी होगी पॉलिसी, उतनी अंडरस्टैंडेबल होगी, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उतनी आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी कि यार हर बंदे ने तो समझ ली है, राइट। हर बंदे ने तो पॉलिसी को समझ लिया ना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के साथ भी मैच करती है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स हैं, उनके साथ भी मैच कर रही है। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। सीकिंग इम्पैक्ट इनपुट, यूटिलाइजिंग फीडबैक फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, राइट। लोगों का फीडबैक लेना भी जरूरी है, ताकि लोगों का जो फीडबैक आप लें, वो उससे आपको पता लगे कि लोग अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हैं चीजों से, और उस जो भी पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट करवाई है उसका कितना इम्पैक्ट आया आपके लोगों के ऊपर, राइट। सीकिंग इम्पैक्ट, यूटिलाइजिंग फीडबैक फॉर इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, gathering feedback from employees, managers and other stakeholders is an important part of creating effective policies and procedures. By listening to their input, organization can ensure that their policies are practical and effective. टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गेट टुगेदर करवाते हैं आप लोग, कोई इवेंट कराते हैं, कोई पार्टी करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें लोग आपको अपना फीडबैक दें। और इस फीडबैक के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नल कंसल्टेंट को हायर किया होता है, और सर्वेज वगैरह कराते हैं, जैसे गैलप का सर्वे है, या और इस तरह के सर्वेज हैं, एंगेज सर्वेज हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का परस्पेक्टिव से डिफरेंट सर्वेज कराए जाते हैं। तो वो इसीलिए सर्वेज कराते हैं ताकि लोगों को फीडबैक मिले। और उसके अलावा अप्रेजल जब लगता है, एनुअल अप्रेजल होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं, उसके साइकिल चलते हैं, तब भी जो ऑटोमेशन वाली, डिजिटलाइजेशन वाली जो एप्स मौजूद होती हैं, या चैनल या प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे भी आपने वो करवाना होता है, रिव्यू और फीडबैक लेना होता है, वहाँ पे भी फीडबैक लेने की ऑप्शन मौजूद होती हैं।
कि आप एम्प्लॉय से फीडबैक लें, दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, राइट। और फीडबैक लेने का एक मैकेनिज्म डेवलप करें, राइट। गेनिंग अप्रूवल फॉर रिवाइज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जब आप पॉलिसीज को रिवाइज कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, नई सिरे से बना रहे हैं प्रोसीजर को, तब भी आपने सब लोगों से अप्रूवल लेनी है, कंसेंट लेना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू बोथ to obtain approval from senior management, legal and other relevant stakeholders when revising policies and procedures. सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को एंगेज करें। हमारे यहाँ तो बहुत सी जगहों पे हमने काम किया है, पूरा पूरा दिन लगता था पॉलिसी, जब भी कुछ चेंज होती थी, डेवलप होती थी, हम बैठ के इकट्ठे बनाते थे, सारे डिपार्टमेंट के लोग आते थे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, सारे डिपार्टमेंट के लोग आते थे, इकट्ठे होते थे किसी होटल में, किसी एक सिटी के अंदर, तो वहां पे फिर सारे लोग मिलके पॉलिसीज के ऊपर काम करते थे, कंसर्न शो करते थे, और जो प्रीवियसली उनको होते थे, उसके बाद फिर पॉलिसीज को नए सिरे से अडॉप्ट करते थे, डेवलप करते थे, बनाते थे, और फिर वो डिलीवर करते थे उन लोगों का। हम कंसेंट लेते थे इन रिटर्न फॉर्म, वो लोग हमें रिटर्न फॉर्म में बताते थे, जितने भी हमारे टेरिटरी मैनेजर्स होते थे सारे पाकिस्तान से, तो वो सब रिटर्न फॉर्म में हमें देते थे, लिखते थे, बताते थे कि वो एग्री है इस चीज में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग अप्रूवल लें स्टेक होल्डर से कि भाई ये मुश्किल तो नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं है ना, ताकि वो आपको अप्रूवल दें। और फिर ये भी है कि जो हमने बताया कि इजी टू अंडरस्टैंड, तो कम्युनिकेट करना भी इजी हो। ऐसे ना हो कि बहुत कोई डिफिकल्ट पॉलिसी आपने बना ली है, डेवलप कर ली है, अब वो पॉलिसी आप कम्युनिकेट ही करने जोगे नहीं रहे, लोगों को बताने जोगे नहीं रहे, तो आपने क्या करना है, कम्युनिकेटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स टू एम्प्लॉय। हर एक स्टेक होल्डर से इस बात को इंश्योर करना है कि वो उस पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं उस पॉलिसी को, तो ठीक है, तो फिर उसके बाद मूव करें। अगर अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं है, तो फिर आपको किसी और रिसोर्स को एंगेज करना पड़ेगा, और वो फिर उनके साथ कोचिंग भी करनी पड़ेगी, मेंटोरिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोच एंड मेंटोर देम। तो फास्ट पेस पे चलने के लिए ये जरूरी है कि आप मेंटोर भी करें और कोच भी करें अपने स्टूडेंट्स को, राइट। फिर लोगों को ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट किस तरह से बनानी है। जब एनुअल अप्रेजल फॉर्म भरा जाता है, बहुत से लोग होंगे जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ आ गए हैं, उनका सिस्टम के अंदर ओरेकल है, सैप है, और इस तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर वो अपना फॉर्म बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं जी, उस फॉर्म को बनाते हुए आपने फैसिलिटेट करना है एचआर को और बाकी सब लोगों ने, और ये मैंडेटरी होता है, और इसके ऊपर रिव्यू चल रहे होते हैं। क्या है, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना। आप अपने एनुअल अप्रेजल में आप ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं, ट्रेनिंग की डेट्स के हवाले से बात करते हैं, ट्रेनिंग के बजट के हवाले से बात करते हैं, ट्रेनिंग की जरूरत के हवाले से बात करते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भी जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें, राइट, इसको। फिर उसके बाद ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करना बनता है, क्रिएट मटेरियल दैट एक्सप्लेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन एनी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। जब आप ट्रेनिंग के हवाले से पॉलिसी बनाती हैं, तो फिर तो सबसे पहले तो आप देखते हैं कि कितने लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं ना लोगों की। फिर आप देखते हैं कि आपने उन लोगों को की नीड्स को मैच करते हुए कौन कौन से मटेरियल को यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल को यूज करते हुए आपने उनको फैसिलिटेट करना है, राइट, और कौन कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करनी है ताकि लोगों को आसानी से आपकी बातें समझ में आ सकें, राइट। डिलीवर ट्रेनिंग, फिर आपने जो ट्रेनिंग बना ली लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों को लेवल इंक्रीज करने के लिए, उसके लिए फिर आपने ट्रेनिंग को डिलीवर भी करना है। आपकी ट्रेनिंग को डिलीवर करने की मेथोडोलॉजी क्या होगी, मोडेलिटी क्या होगी, इसके ऊपर भी करना है, बात करनी है। हो सकता है कि इस वक्त आप अपने आप को परफेक्ट ना समझ रहे हो, लेकिन कोई टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यू आर परफेक्ट, राइट नाउ यू आर परफेक्ट टू elaborate and to deliver something else or to delegate someone else, right। तो फिर आप जाके वहां पे ट्रेन करें, और फिर वहां पे जो अपने असूल हैं, असूल और ज़वाबित जो आपने तय किए हुए हैं, उनको फॉलो करें। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज ऑन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर इज एसेंशियल टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी पॉलिसी आप डेवलप करें, तो आप लोगों को एजुकेट करें,
उनको बताएं, ये ना हो कि वो अंडरस्टैंड ना कर रहे हो और आप पॉलिसीज बना के दिए जा रहे हो। आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो कि उसका तरीका बनाएं जो लोग जिसको लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि वो लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपकी बनाई हुई पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो उसको समझ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और इम्प्लीमेंट करना भी इजी हो। ये ना हो कि बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट हो जाए वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से वो मैच ही ना कर रही हो पॉलिसी बनाने को, राइट। फिर वही हमने बात की, मॉनिटर करें, रिव्यू करें पॉलिसीज को और प्रोसीजर्स को, राइट। कंटिन्यूस, दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। मॉनिटर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रेगुलरली, ठीक है जी। आप उनकी इफेक्टिवनेस को देखें, उनकी एक्यूरेसी को देखें। जो भी पॉलिसीज आपने बनाई हैं उनको कंटिन्यूसली रिव्यू करते चले जाएं, रिव्यू करते चले जाएं, और फिर उसको मॉडिफाई भी करें, चेंज भी करें, एडिट भी करें, राइट। और जो भी चीजें चेंज होती चली जा रही हैं, तेजी से चेंज होती जा रही हैं आपके डायनामिक्स के अंदर, आपके कल्चर के अंदर, उस हिसाब से पॉलिसी को अपडेट भी करें, प्रोसीजर को अपडेट करें, अपडेट करें, रिफ्लेक्ट करें चेंजेस को इन ऑर्गेनाइजेशन नीड और एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ भी चीज फैक्टर काम आता है आपके, कोई भी फैक्टर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, कोई भी फैक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है, तो उसको भी एग्जामिन करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप फेल होते हैं तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको रिव्यू करें चीजों को, ताकि आप दोबारा फेल होने से बच जाएं। आप पास होते हैं तब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रिव्यू करें, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आप जाके किसी और जगह आपको काम करना पड़े, इम्प्लीमेंट करना पड़े, तो आपके लिए सरप्राइज आ जाए, राइट। तो ज्यादा जरूरी है रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इंश्योर एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप रिव्यू करते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड review of policies and procedure is essential to ensure they are up to date and effective। ठीक है जी, रिव्यू करते चले जाइए कि पॉलिसी अप टू डेट है, इफेक्टिव है। ये ना हो 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी पॉलिसी आपने संभाल के रखी हुई है। हमें भी इत्तेफाक हुआ था एक दफा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत टॉप की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जब पॉलिसी रिव्यू किया तो पता लगा जी 2010 के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, उसके बाद रिव्यू ही नहीं हुआ। रिव्यू की डेट भी डालनी होती है, जब भी आप पॉलिसी को रिव्यू करेंगे वहां पे आप रिव्यू की डेट डालेंगे। जहाँ पे एचआर डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, एचआर सारा का सारा सिस्टमेटिक हो चुका है, एचआर क्या कहते हैं डिजिटलाइज हो चुका है, वहां पे ये सारी ऑप्शन जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। सिस्टम क्या करता है, अब डॉक्यूमेंट अगर आपका क्या कहते हैं पॉलिसीज के हवाले से किसी फाइल में पड़ा हुआ है, किसी टेबल में पड़ा हुआ है, किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो खुद तो उठ के बुलाएगा नहीं ना आपको, बताएगा नहीं कि मुझे तो इस चीज की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन जो सिस्टम में मौजूद होते हैं, जैसे ओरेकल के अंदर है, सैप के अंदर है, जो हमने किए हैं, तो वहां पे वो फिर अलर्ट इशू होता है, अलर्ट ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है, जिसकी वजह से आप पॉलिसी को बड़े आराम से रिविजिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और फिर दोबारा बना सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करें, रिव्यू करें, और उसके बाद जहाँ पे चेंज है, चेंज की जरूरत है, वहां पे उसको फिर आइडेंटिफाई करके आप वो चेंज लेके आए। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये सारे मरहले मॉनिटर करें, एवेलुएट करें, उसके नतीजे में जो फीडबैक मिला है उसको अपडेट करें, प्रोसीजर को अपडेट करें, पॉलिसी को अपडेट करें, राइट। और फिर उसके बाद लास्ट वन क्या है, रिव्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इंश्योर एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस। इसको भी आप मलहूज़ खातिर रखें, इसकी भी केयर करें। अभी देखते हैं, ये पढ़ते हैं किसने क्या लिखा हुआ है। डेवलपिंग effective HR policies and procedure. Developing effective HR policies and procedure is essential for any organization to ensure that their goals and objectives are met. It requires comprehensive understanding of the organization's need and a commitment to ongoing review and improvement. This is an ongoing process for improvement. हमने अब सारा स्टडी कर लिया, डिस्कस कर लिया, पॉलिसीज बनाते हुए कौन कौन से फैक्टर को मलहूज़ खातिर रखना है, कंसीडर करना है, नज़रअंदाज नहीं करना,
और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वायलेट नहीं करना। ये हमारा सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपके साथ ग्रुप में कुछ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज शेयर भी करूंगा कि किस तरह से बनाई हुई है। ये हर कंपोनेंट के हवाले से एक दो डेढ़ दो सफों की पॉलिसी हो सकती है। इसको कोशिश करें कि मेक दिस सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जब इजी टू अंडरस्टैंड चीजें होंगी तो उसमें से कोई चीज खराब निकलेगी नहीं। आपको इजीली अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, आप इम्प्लीमेंट भी उसको इतने ही आराम से करेंगे, राइट। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, वो पॉलिसी डेवलपमेंट के हवाले से अपना अपना फीडबैक दें और हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करें और अपने अपने चैलेंजेस भी शेयर करें, डिस्कस करें, ताकि हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ। टेली कम्युनिकेशन से भी हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी हैं और मुख्तलिफ और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोग बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी हैं। तो सब अपना अपना रिव्यू शेयर करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, ताकि हम उस हिसाब से पॉलिसी को डेवलप करना सीखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और देखें कि हम लोगों के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे पॉलिसीज लेके आने की ज़रूरत है, पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, पॉलिसीज को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जी शाजिया, मैं चाहूँगा कि आप बात करें अगर आप सुन रही हैं हमारी बात। अपना ओपिनियन शेयर करें पॉलिसीज को डेवलप करने के हवाले से। जी आपके यहाँ से डिस्टॉर्शन आ रही है और आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही ना। जी कोई और साहब बात करना चाहें, अपना फीडबैक शेयर करना चाहें। सबसे हम फीडबैक लेंगे जरूर, ताकि हम लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकें। जी शाजिया प्लीज। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेयरिंग यू। आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही और मेरे ख्याल से आप ऐसा करें कि जो अपना वो है ना कैमरा, उसको ऑफ करें और उसके बाद बात करें। तो मे भी पॉसिबल है कि आपके एमबीज अच्छे हो जाएंगे, तो फिर आप बात कर सकेंगे। जी जी चलें, आप आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो हम दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उनकी तरफ जाते हैं। जैसे आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस, लेकिन ये है कि हम सुन नहीं पा रहे। राइट, चले जी। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और अली हसन साहब हैं। कंपनसेशन एंड बेनिफिट से CBNT। तो मैं चाहूंगा कि इनसे मैं फीडबैक लेता हूँ, ये अपना फीडबैक दें पॉलिसीज डेवलप करने के हवाले से। अच्छा, CBNT के से मुराद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग है। तो ग्रेट, मैं सिस्टम मैनेजर हूँ NTDC में। ठीक है सर। एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं चाहता हूँ इस हवाले से। ये जो अभी हमने ऊपर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज़ की बात की है, बेसिकली ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हम नई पॉलिसी बनाते हैं और लोगों तक वो पहुँचानी होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको पता है ज़रूरी होती है। तो उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे थे, या ओवरऑल आपने यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस जो रिव्यू होता है उसकी बात की थी? मेरे ख़्याल में ये परफ़ॉर्मेंस रिव्यू के हवाले से नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, लोगों तक पहुँचाने के लिए हम उस चीज़ को देखते हैं, तो वो ट्रेनिंग की यहाँ पे मेरे ख़्याल में बात हो रही थी। एक तो मैं इस चीज़ की पहले क्लैरिफ़िकेशन चाह रहा था, अगर आप मुझे इस हवाले से बता दें। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी पॉलिसी बनाते हैं ना उनके ऊपर लोगों का कंसेंट लेते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं जितने भी एम्प्लॉयज हैं। बेशक डिपार्टमेंटल हेड को आप करेंगे एजुकेट,
या पूरी की पूरी टीम को करेंगे, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस का। तो आप सब लोगों के सेशंस कराएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, क्योंकि पॉलिसी एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किसने करनी है, उस स्टेक होल्डर ने करनी है, ठीक है, जिनके लिए आपने पॉलिसी बनाई है। तो उनका अवेयर होना भी जरूरी है, उनको जानना भी जरूरी है, ताकि जब कोई मसला ऐसा हो, रेज हो, इशू रेज हो, तो वो अंडरस्टैंड करें कि उन्होंने तो इस पॉलिसी को अंडरस्टैंड करके इसके ऊपर एग्रीमेंट दिया था, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो एजुकेट करना उनको जरूरी होता है ना, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो जी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनके लिए, जी बिल्कुल। राइट। चलें, ऐसा है कि इसके अलावा मैं एक और भी चीज़ ये चाह रहा था, जैसे रिसेंटली मैंने एक पॉलिसी बनाई है, अभी वो अप्रूव नहीं हुई है, रिव्यू मेरे मैनेजर साहब उनको रिव्यू कर रहे हैं सर्टिफ़िकेशन के ऊपर। अच्छा, सर्टिफ़िकेशन की मैं पॉलिसी बना रहा हूँ और अपने ऑफ़िसर्स के लिए बना रहा हूँ, तकरीबन 1600-1700 ऑफ़िसर्स हैं। क्या मुझे उनका कंसल्ट लेना चाहिए इस पॉलिसी के अंदर? देखिए, ये पॉलिसी ना, एक तो आपने ऑल परवेसिव पॉलिसी बनानी है ना, आप 1600-1700 लोगों तक नहीं जाएंगे, ठीक है, आप लेकिन उनके डिपार्टमेंटल हेड को एंगेज करेंगे ना, ठीक है। पॉलिसी इंप्लीमेंट आपने उन लोगों के ऊपर करनी है, उनके सर्टिफिकेशन के हवाले से ना, ठीक है जी। वो एक विश लिस्ट आपके सामने शो करेंगे, जब आप परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहे होते हैं, एनुअल अप्रेजल हो रहे हैं, तब वो बताते हैं कि जी ये हमें चाहिए ना, ठीक है। सर्टिफिकेशन आप एक जनरलाइज पॉलिसी बनाएंगे, डिपार्टमेंटल हेड को उसके हवाले से बताएंगे, और फिर उनका कंसेंट लेंगे, कंसेंट मीन कि उनसे शेयर करेंगे, ताकि वो बाद में जाके ये बात ना करें कि हमें तो बताया ही नहीं गया, हमारी तो ओपिनियन ही नहीं ली गई, हमारा फीडबैक ही नहीं लिया गया। हो सकता है जब वो अपनी, फिर आपके साथ वो अपनी नीड शेयर करेंगे, ठीक है, कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड्स वो अपनी नीड शेयर करेंगे। आप सर्वे भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप इतना बड़े लेवल पे ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सम टाइम हो सकता है कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके कर भी लें हिस्सा, उनको एंगेज करने के लिए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिपार्टमेंटल हेड्स को ज़रूर एंगेज करें इसको बनाने के बाद, यानी जबकि ये भी ड्राफ्ट में ही है ना, अंडर रिव्यू है। जी, जी, बिल्कुल, अच्छा ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि आपने अगर हम्म, ड्राफ्ट कर ली है, तो रिव्यू जी करवाने के लिए वो दे सकते हैं। अलबत्ता जो पहले कंसर्न लेना पड़ता है, मुझे थोड़ी-सी इससे कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हम्म, अगर इतने ऑफ़िसर्स हैं, इवन के डिपार्टमेंटल हेड्स भी हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे कुछ 10-12 कैडर्स हैं और 10-12 कैडर्स के अंदर कौन-कौन सी सर्टिफ़िकेशन है, कौन-कौन से बेहतरीन अदारे हैं जो कि उनको करवा रहे हैं, और उसके अंदर भी अदारों के अंदर भी 3-3 4 तरह की डिफरेंट सर्टिफ़िकेशंस होती है, एसएचआरएम की हो सकती है, पीएमपी की हो सकती है, इस तरह से डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो जी मैं बजाय उनसे कंसर्न लेने के, मैं उसको डेवलप करता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से उसको रिव्यू करता हूँ, और अगर मैं उनको दिखाता नहीं हूँ और अप्रूव करवा के इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल में इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, क्योंकि ये उस लेवल की पॉलिसी नहीं है। तो पॉलिसी टू पॉलिसी भी जो है ना, वो मेरे ख्याल में वेरी कर रही होती है, कि आपने पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है, वो इस हवाले से थोड़ी-सी दूर हो सके। ठीक है? जी जी बिल्कुल, तो इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी जो है ना, वो ड्राफ्ट कर रहा हूँ अभी मैं। तो ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ज़्यादा इश्यू आएगा, क्योंकि इसके अंदर फीडबैक लेना है, डेफ़िनेटली कौन-कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ रिक्वायर हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, ठीक है। अगर तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी हैं, तो 10-12 कौन-सी हैं वो वाली, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हमारे यहाँ पे अगर 32-33 कैडर्स हैं, उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज़ कौन-कौन सी उनको चाहिए होती हैं, तो यकीनन ये वाली इनपुट मुझे नहीं पता होगी, और ये मैं इनपुट उनसे ले रहा हूँगा। तो कहीं बिल्कुल, पे पॉलिसी टू पॉलिसी मैटर कर रही होती है, कि कहीं से आप जो है ना, वो इनपुट ले रहे होते हैं, कहीं से आपको खुद से चीज़ें मालूम होती हैं, कुछ हम्म, डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? जो कि इसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे रिसेंटली एक और पॉलिसी के हवाले से था, जिसके अंदर आर्टिकल किसी ने अगर पब्लिश करवाया है, तो उसकी रिइंबर्समेंट के जो चार्जेज़ थे उस हवाले से। तो इसके ऊपर अब इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए था इस हवाले से, कि अगर कोई एनटीडीसी का बंदा पेपर पब्लिश करवाता है, तो क्या हर पेपर पब्लिश करवाने वाले बंदे को जो चार्जेज़ हैं वो रिइंबर्स किए जाएँ, या सिर्फ़ वो पेपर जो कि पावर सेक्टर से रिलेटेड है, या फिर वो पेपर जो कि एक्स कैटेगरी में है या वाई कैटेगरी के अंदर है, या जी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स के अंदर है, ठीक है? तो इसके हवाले से थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो यहाँ पे फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आ जाते हैं। आपके आपके जो चीफ इंजीनियर्स हैं, जो जीएम लेवल के लोग हैं, जिनको पता जी होता है कि ये पेपर
लिटरली जो है ना वो पावर सेक्टर से मिलता जुलता है। तो वेरी कर रही होती है पॉलिसी टू पॉलिसी कि आप किस तरह से डाटा इकट्ठा करते हैं, किस तरह से उसको रिव्यू करते हैं, किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी देखिए आपके यहाँ तो वो होगा ना, जो कई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डिजिटलाइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, ओरेकल का है, सैप का है ना। जब हम एनुअली कर रहे होते हैं या मिड ईयर में कर रहे होते हैं तो वहाँ से एक विश लिस्ट भी आती है सब, जो उस विश लिस्ट के बेस पे ऊपर आप टीएनए भी डिफाइन करते हैं, बनाते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं ना। लेकिन एक तरीकाकार तय कर लेते हैं कि किस किस को कौन कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए। लोग तो हर बंदा कहेगा जी मुझे ये वाली सर्टिफिकेशन करा दो, मुझे ये वाली करा दो। फिर आप डिस्कस करते हैं कि वाकई उस डिपार्टमेंट की ये सर्टिफिकेशन नीड भी है कि नहीं है। उसके जो बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो उनसे बात करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करते हैं। वो फिर जाके बताते हैं आपको कि नहीं यार ये तो बस वैसे ही कह रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट की नीड इस साल ये नहीं है, इस सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है। और अगर मैंने इस चीज को कराना चाह रहा हूँ, मैं इस चीज को अभी नहीं कराना चाह रहा ना, तो ये फिर डिफरेंट डिस्कशन आती है। लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपने डेवलप कर लिया होता है, उसमें ये सारा लिख लिया जाता है कि आपने इस ट्रेनिंग के लिए इस इसकी अप्रूवल जरूरी है और इस इसकी रिकमेंडेशन जरूरी है ना। ये चीजें सारी की जी, सारी होती बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जी जी मैं थोड़ा-सा इसमें और ऐड करना चाहता हूँ जी जी कि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो आपको आपकी जो परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, उसके अंदर यकीनन एक पूरा पार्ट होता है जिसके अंदर आपको रिकमेंडेशंस देते हैं उनके, वो खुद भी बंदा दे सकता है। अलबत्ता जी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है या काउंटर साइनिंग ऑफिसर होता है, वो जी ही जी रिकमेंडेशन दे रहा होता है कि जी जी इस बंदे के अंदर ये वाली कॉम्पिटेंसी नहीं है, इसको ट्रेनिंग करवा दी जाए उस हवाले से, जी जी या सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अब हर बंदे को तो सर्टिफ़िकेशन करवा नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिकली ऑर्गेनाइज़ेशन फ़िलवक़्त जो हम देख रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ 2023 से 2024 तक तकरीबन जो ऑफ़िसर्स हैं हमारे यहाँ पे 10% जो ऑफ़िसर्स की वर्क फ़ोर्स है, उसको सर्टिफ़ाइड करवाना है। तो वो अब बिल्कुल हमारे पास अगर 10, 12, 14 कैडर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टेक्निकल का है तो मुझे पता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की होनी है, सप्लाई चेन का है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट की हो सकती है, एचआर का है तो यहाँ पे एचआर की हो सकती है। तो इस तरह से ये चीज़ें पता है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इस तरह की भी पॉलिसी बना देते हैं कि 10% वर्क फ़ोर्स करनी है हमने इस साल, ठीक है? और डिपार्टमेंटल जो हेड हैं, वो बताएँगे कि ये वाले लोग इस साल सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं। और उनका भी कुछ क्राइटेरिया होगा इसमें ना कि उनकी अभी जो सर्विस लेंथ है वो तकरीबन 10 साल रहती हो, बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे ना हो, रेगुलर हो। तो ये सारी की सारी कुछ इस तरह से भी इसको जो है ना वो डिवाइस किया जा सकता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसी तरह से बनाया जाता है। वरना तो अगर आप हर एक की ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर दें तो फिर तो आप किसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, तो आपके तो बजट भी लैप्स कर जाएंगे ना। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता, रिकमेंडेशन है और कॉम्पिटेंसी के ऊपर रिव्यू करते हैं, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को देखते हैं और उसके बाद फिर हम इस पे बात करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। एहतशाम आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप मेरे से बात कीजिए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं जो अभी हमारे प्रीवियस कोलीग डिस्कस कर रहे थे उसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। वो जो बात कर रहे थे इतने लोगों को सर्टिफिकेशंस करवा सकते नहीं करवा सकते, इज़ इट पॉसिबल कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपके पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ कौन से हैं, उसके ऊपर आपने काम करना, ना कि आपने ऑल एम्प्लॉइज़ को भी आपने साथ लेके चलना। लेकिन आपका जो मेन पूल होगा, जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ होंगे, कंपनी को चाहिए मेन फोकस उन लोगों पे करें। वो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि प्रोग्रेसिव कौन कौन से एम्प्लॉयज है जिनको सर्टिफिकेशन कराने से ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट होगा ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। ठीक है जी, और वो उनका जो प्रोस्पेक्ट है वो बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप सर्टिफिकेशन किसी ऐसे बंदे को करा दें जिसको नीड ही नहीं है और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, यस। और उसको कराने का फायदा भी कोई नहीं होगा कि वो अपनी जॉब। सदारत की जी जी हाँ मतलब वो तो जरा प्रमोट हो ये गया। ठीक हो गया, सही है, ठीक हेलो। पेश। जी जी आपकी आवाज आ रही है एहतशाम। जी सर। सर सेकंड एक मेरा जो क्वेश्चन था वो ये, हम लोगों ने फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने एक अर्ली रिटायरमेंट की पॉलिसी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, उसमें जो हमारे पास रिटायरमेंट पॉलिसी थी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की थी। ये वाले पॉइंट ऐड किए थे कि अगर कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाह रहा हो जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस 55 ईयर, एज 55 ईयर प्लस है। सेकंड, अगर किसी को कोई मेडिकल डिजीज है उसके ऊपर वो
विद इन अ 5 ईयर टाइम स्पैन के अंदर वो अर्ली रिटायरमेंट के लिए क्वालिफाई होगा, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं थे। वही बेनिफिट्स थे जो उसको मिच्योरिटी पे मिलने थे, वो उसको 2 ईयर 3 ईयर या 55 से 60 की ब्रैकेट में किसी भी वक्त वो अवेल कर सकता था। तो ये वाली जो पॉलिसी है ये सर हम लोगों ने आप जो बात कर रहे थे कि उनके हेड्स के साथ बुला के पहले डिस्कशंस करें, तो इस तरह पे अगर उनका पहले से रिएक्शन आता है या वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि इस सिनेरियो में भी आपको डिस्कशंस करनी चाहिए? अच्छा, होता ये है ना कि ये एक तो जनरलाइज पॉलिसीज है ना, ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज भी होती है ना, वो आप जिनके बारे में फैसला कर रहे हैं उनसे तो आप वो डिसीजन नहीं लेंगे ना, उनसे उनसे तो नहीं इनपुट लेंगे ना कि जो आपने करवा रहे हैं। फिर आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसमें पॉलिसीज प्रेजेंट की जाती हैं। कुछ पॉलिसीज एचआर अपने ओन पे करता है, वो देखता है कि एक तो हमारी जो सेंस है ना वो अंडरस्टैंड करने वाली होती है कि हम अंडरस्टैंड करें कि कौन सी पॉलिसी के साथ इन कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, राइट। कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो लोगों को अराउज कर सकती है और लोग उस पर जा सकते हैं क्योंकि उनके रिटायरमेंट से रेलेवेंट है या उनके फ्यूचर से रेलेवेंट है ना। तो आपने बनानी तो ऐसी है, पहले तो देखना है कि जी जो हमने पहले भी बात की थी, कंप्लाइंस को फॉलो कर रही हो, रेगुलेशन को फॉलो कर रही हो, और जो जो लीगल जो डिपार्टमेंट है, फिर आपको फिर उनसे डील करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, जो आपके लीगल एडवाइजर है ना, ठीक है। इस तरह की पॉलिसी बनाते हुए फिर आपको उनको लूप में लेना पड़ेगा ना। सपोज आपने फार्मास्यूटिकल में है और आपने क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बात करनी है, उनकी जो टीम है बड़ी वाली या जो एचओडीज हैं उनके रिटायरमेंट के बेनिफिट के हवाले से तो पॉलिसी डेवलप करनी है, तो फिर वो तो उसके बेनिफिशियरी है ना। तो इस सेंस में ये टर्मिनल बेनिफिट्स की बात हो रही है ना, तो बेनिफिशियरी है तो फिर आप उनका कंसेंट तो नहीं लेंगे, वो तो कहेंगे जी हमें तो ये दे दो। फिर आप लीगल एडवाइजर को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हुए तब जाके आप उनके लिए पॉलिसी डिजाइन करेंगे। और हो सकता है कि आप जब पॉलिसी प्रेजेंट करेंगे फाइनल जाके जाके बताएंगे उनको, उनको एजुकेट करेंगे फाइनल पे जाके ना। फिर वो उनका जो फीडबैक होगा फिर उसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं और उसको वेटेज भी दे सकते हैं अगर जरूरत महसूस होती है कि उनके फीडबैक को वेटेज देनी चाहिए, लॉजिकल फीडबैक है, ठीक है, तो वो तब आप कर सकते हैं ना। तो नॉर्मली डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी स्ट्रीम के ऊपर आप कौन कौन सी पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में आमतौर पे जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर पॉलिसीज ऐसी रखी गई हैं कि जो कि उनके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं। वहाँ पे फिर आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नोटिस पीरियड 1 मंथ का होता है। फार्मास्यूटिकल की जो मल्टीनेशनल है वहाँ पे उन्होंने 3 मंथ का भी रखा हुआ है, लेकिन 3 मंथ को वेव ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है। फील्ड फोर्स के लिए उनकी पॉलिसीज तरह और तरह की होती हैं, फील्ड फोर्स को कैटर करने की नीड डिफरेंट है। जो हेड ऑफिस के लोग हैं या और सपोर्ट के लोग हैं, सप्लाई चेन वाले हैं या मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, उनके लिए पॉलिसी थोड़ी सी वेरी कर रही होती है ना। दोनों की जॉब का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, तो वो लेकिन अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम उनको अंडरस्टैंड करें ना कि उनकी नीड क्या है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक जी। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपने बताया पॉलिसीज वेरी कर रही होती हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशंस के फील्ड फोर्स के लिए, प्लांट के लिए, हेड ऑफिस के लिए, जो न्यू एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, जो ओल्ड एम्प्लॉइज हैं उनके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया होता है। जैसे मैं बात कर रहा था कि जो प्रीवियस एम्प्लॉइज जिनको वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो उनको पहले वो ग्रेजुएटी भी देते थे और प्रोविडेंट फंड भी देते थे। जी अब जी जो न्यू एम्प्लॉइज हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ग्रेजुएटी खत्म करके सिर्फ प्रोविडेंट फंड पे उनको शिफ्ट किया है। वो जी जो जी, मैं बात कर रहा था उसके पीछे जो इंटेंशन थी वो ये थी कि हम किसी तरह इन एम्प्लॉइज से जान छुड़ा लें, ये हमारे लिए एक लगेज क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा एक ही है। उनके लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल पॉलिसीज फंक्शंस कर रही होती हैं। इज इट ट्रू कि ऐसा होना चाहिए या स्टैंडर्ड पॉलिसीज होनी चाहिए फॉर ऑल एम्प्लॉइज? उसमें ये होता है ना, मैं आपको एक मिसाल दूंगा ना, फार्मास्यूटिकल में बहुत सारी, अब ये एम्प्लॉय के लिए लाजमी नहीं है कि वो एम्प्लॉयर के लिए ना कि वो ग्रेजुएटी भी दे और प्रोविडेंट फंड भी दे ना, इसकी डिस्क्रिप्शन है, कोई एक चीज दे दे, चाहे तो दोनों चीजें भी दे दे। लेकिन अब क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच बड़े ज्यादा आ गए, चैलेंजेस बहुत सारे हो गए हैं, तो अब जो नई हायरिंग होती है वो नई टर्म्स एंड कंडीशन पे हो रही है, ठीक है। जब आप हायर होते हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना,
तो पुराने लोग तो बेसिकली वो उनको ग्रेजुएटी भी मिलेगी क्योंकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट उन टर्म्स एंड कंडीशन पे हुआ था। लेकिन जो नए हायर हो रहे हैं उनके साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट नई टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा और ये सबको पता होता है, क्लियर होता है। ठीक है जी, ये कोई इस बात पे क्लेम नहीं कर सकता कि जी पहले वो लोग तो आप वो दे रहे थे, ग्रेजुएटी भी दे रहे थे, प्रोविडेंट फंड भी दे रहे थे। ये कोई ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड इकट्ठा देना कोई बाइंडिंग नहीं है। आप जब हमारा सेशन अटेंड करेंगे ना उसके हवाले से, लेबर लॉज के हवाले से और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के हवाले से, तो तब भी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। ठीक है, कोई एक चीज देनी होती है, या तो ग्रेजुएटी दे दें या प्रोविडेंट फंड दे दें। ठीक है, नए लोगों के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर आप उस तरह चलेंगे। अब कई दफा ऐसा भी होता है फील्ड फोर्स के लिए फार्मास्यूटिकल में प्रोबेशन पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो हेड ऑफिस का स्टाफ है या सपोर्ट स्टाफ है या मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है, क्योंकि जो टर्नओवर है फील्ड फोर्स में ज्यादा होता है, इधर का कम होता है, या बहुत सी पोजीशन है जहाँ पे ये इस तरह के चैलेंजेस आते हैं ना, तो वहां पे फिर आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा कि क्या डील करते हैं। और फील्ड फोर्स के पर्क्स डिफरेंट होते हैं, हेड ऑफिस के लोगों के या दूसरे स्टाफ के पर्क्स डिफरेंट होते हैं, उनको आपने डेली अलाउंस भी देना होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी देना होता है और इस तरह की चीजें भी देनी होती हैं। तो इस हिसाब से फिर आप कर रहे होते हैं चीजों का ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप कौन सी फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं? हाइनून फार्मास्यूटिकल। अच्छा जी, ग्रेट, हाइनून फार्मास्यूटिकल में ना। अब सब ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती जा रही है ना, मल्टीनेशनल भी जो है वो एक चीज पे आ गई हैं। ठीक है, अब मैं एक मिसाल देना चाहूंगा आईसीआई पाकिस्तान की ना, वहाँ पे दोनों चीजें चलती थी, ग्रेजुएटी एंड प्रोविडेंट फंड ना। अब वो उन्होंने एक चीज करना शुरू कर दी, प्रोविडेंट फंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के चेंज हो चुके हैं। पहले रोश एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। ठीक है, और तो इस तरह क्योंकि डाइवर्सिटी और नई चैलेंज के हिसाब से ना चीजें चेंज होती जा रही हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्ट भी करी जा रही हैं। राइट जी। और यहाँ से हमारे बाकी पार्टिसिपेंट है, मैं चाहूँगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें पॉलिसीज के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से। जी जी। जी, फीमेल हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए, उनका भी जो फीडबैक है हम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि हम अवेयर हो सकें। अच्छा, एक यहाँ पे ठहरें जी। जी अकबर जान, आप इस पे कुछ बात करना चाहेंगे? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर कीजिए, आपका टेक क्या है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के पर्सपेक्टिव में। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, जी, कैसे सर आप? ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो ये है कि मतलब पॉलिसी बनाने से पहले सबसे पहले जो है ना, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, नीड आइडेंटिफाई करनी है कि इस पॉलिसी का नीड क्या है। ठीक है, फिर अच्छा दूसरा मुझे स्टेप। सॉरी, अच्छा मुझे बताइएगा, पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दें, अपने सेक्टर का बता दें ताकि फिर बाकी लोगों के लिए और ज़्यादा लर्निंग हो जाए ना। जी 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 जी, मेरा नाम अकबर है, असिस्टेंट मैनेजर कैरियर मैनेजमेंट, और मैं एनटीडीसी से हूँ, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, जो कि पावर सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन के अंडर काम करती है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले एक पॉलिसी डेवलप करने के लिए मतलब नीड ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप एक पॉलिसी डेवलप करते हैं जब उसकी नीड हो। जब नीड ना हो तो वो आप डेवलप नहीं करते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप एक पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं लेकिन उस पॉलिसी की आपके इदारे में कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो नीड है। नीड आपने आइडेंटिफाई कर दी, तो उसके बाद आप अपने टारगेट कस्टमर, या उसको आप कह सकते हैं, या ऑडियंस के मतलब किसके लिए मैं ये डेवलप कर रहा हूँ। जिस तरह के अभी मतलब हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट है वो बात कर रहे थे कि फील्ड स्टाफ होता है, हेड ऑफिस स्टाफ होता है। इसी तरह मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ही पॉलिसी सब लोगों को इदारे में टारगेट करे। हो सकता है एक पॉलिसी हो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कर रही हो,
हो सकता है दूसरी पॉलिसी वो सिर्फ टेक्निकल को कर रही हो सकता है एक पॉलिसी वो सिर्फ फील्ड वालों को मतलब टारगेट कर रही हो। तो दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपके टारगेट कस्टमर या ऑडियंस कौन से, आप किसके लिए वो पॉलिसी जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं। तीसरा स्टेप ये है कि मतलब आप उस पर अपनी इनिशियल वर्किंग कर दे, डेटा गैदर कर दे। बाकी जो आपके सिस्टर कंपनीज है या मतलब जो आपके सेक्टर में दूसरे जो कंपनीज काम कर रहे हैं ना, आप उसका डेटा उठा ले, उसकी पॉलिसीज उठा ले। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा रिसर्च वर्क उस पर कर ले। रिसर्च वर्क करके ना उसके बाद कोई इनिशियल ड्राफ्ट आप बना दे। इनिशियल ड्राफ्ट बना के ना उसके बाद आप मैनेजमेंट के सामने रख दें। और मतलब मैनेजमेंट के सामने रखने के बाद मतलब पीओडी के सामने नहीं, मैं आपके फॉर एग्जांपल अगर आप एचआर में हैं तो आप अपनी जीएम एचआर को या मतलब हेड ऑफ एचआर को वो सबमिट करवा दें कि ये पॉलिसी हमने बना दी है और हम चाह रहे हैं कि भाई जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर हैं ना उनको ऑन बोर्ड ले ले। तो फिर आपका जो फर्स्ट स्टेप है ना वो ये होगा कि आप रिलेवेंट या टारगेटेड लोगों को या स्टेक होल्डर आप उसको कह सकते हैं उसको ऑन बोर्ड ले लें और उसकी इनपुट आप ले लें। ठीक है, जब उसकी इनपुट आपके पास आ जाती है तो मेरे ख्याल से फिर आपकी पॉलिसी जो है ना ऑलमोस्ट फाइनल है और आप उसको फॉर्मली अप्रूवल के लिए पुट अप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेसिक स्टेप है ना वो यही 5 है। और अगर मैं किसी पॉलिसी पे काम करूंगा तो इन्हीं 5 स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा। यही सर मेरा इनपुट। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर इनपुट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, करने की जरूरत भी है। और नीड असेसमेंट करना भी ज़रूरी है, जो हमने इसमें भी शेयर की थी अपनी प्रेजेंटेशन में, कि नीड आइडेंटिफाई करेंगे, पॉलिसी को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर इनपुट। थैंक यू। जी मैं यहाँ पे हमारे साथ हैं तहमीना। इनसे मैं कहूँगा कि ये पॉलिसी के हवाले से अपना इनपुट शेयर करें बाकी लोगों के साथ और अपने बारे में बता भी दें ताकि अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड डिफरेंट है। हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी डेवलप करने की या बनाने की नीड डिफरेंट है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, और उनकी क्लाइंटेज जो है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नीड डिफरेंट है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी बोलिएगा। सर आवाज आ जी जी, यू आर ऑडिबल टू ऑल ऑफ अस। सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से तो मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी और अभी रिसेंटली मैंने जो है वो रिमोटली स्टार्ट किया है। मैं एक आईटी कंपनी के साथ इस वक्त जो है वो काम कर रही हूँ एज ए एचआर मैनेजर। सर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर से रिलेटेड जो मेरा बेसिकली क्वेश्चन था वो ये था कि मैंने जब एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, इट वाज अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट उसमें एक इशू जो आ रहा था वो ये आ रहा था पॉलिसी से रिलेटेड कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को EOBI दे रहे थे, जबकि टेक्निकली अगर उसको देखा जाए तो वो एक इफेक्टिवनेस उस पॉलिसी की उस तरह से एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होती है अगर हम उसको प्रोविडेंट फंड वगैरह वाली पॉलिसी से कंपेयर करें तो जब एज अ HR प्रोफेशनल हम उनसे बात करते हैं या बीइंग HR पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो आप ये कह लें कि CEO होते हैं या उनसे बात करते हैं, तो उस पर एक चीज़ पे जो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि फिर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स कहाँ पर होते हैं और ये जो पॉलिसीज़ बन रही होती हैं या जो बना रहे होते हैं ये कहाँ पर होती हैं। तो सर व्हाट इज़ अ कंपैरिजन कि हम EOBI का कंपैरिजन कर सकते हैं PF के साथ? नहीं नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। EOBI लॉन्ग टर्म बेनिफिट में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, और जो प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी है वो एक डिफरेंट सिनेरियो में देखी जाती है। और अक्सर लोगों का कंसर्न होता है EOBI तो अक्सर जगहों पे मैंडेटरी है, करना चाहिए ना, वो लाजमी है। वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई नहीं करता तो वायलेट कर रहा होता है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टी भी हो सकती है ना। वो एक तो मैंडेटरी चीज़ है जो करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ वो जो लेजिस्लेशन है वो और तरह की है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है ना। लेकिन बहरहाल हर इदारा करता है। लेकिन ये कि वो जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, ग्रेजुएटी एंड प्रोविडेंट फंड, वो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, उसका होना ज़रूरी है, उस पर बात की जा सकती है। और अगर वो नहीं कर रहा, कोई नहीं दे रहा,
या अक्सर जगहों पे उन्होंने इससे बचने के लिए वो कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे भी जॉब देना शुरू कर दिए, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिख दिया जाता है कि ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं होती ना, और वो कोई मिलती नहीं। तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि कोई दे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो एक वो अपना कल्चर डेवलप कर रही होती है, तो उसमें वो दे रही होती है। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी होती है अपने लोगों को देने के लिए ना। जब हम इसको डिटेल से अब जाके स्टडी करेंगे उसमें लेबर लॉ के टॉपिक में जाके और इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो तब ये चीज़ें हमें क्लियर होंगी ना। लेकिन ये पॉलिसी जो हमने पहले बात की थी, पॉलिसी बनाने के हवाले से, पॉलिसी डेवलप करने के हवाले से, पॉलिसी के प्रोसीजर डेवलप करने के हवाले से, उसको हम देखेंगे कि क्या ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जो कि आपकी जो कंप्लाइंस को फॉलो ना कर रही हो, लेजिस्लेशन को फॉलो ना कर रही हो। ठीक है, तो इस हवाले से इसको देखने की जरूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जी सर, थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा जी, हमारे साथ शैला है। शैला, मैं चाहूंगा कि आप अपना इनपुट दीजिएगा, हम बाकी लोगों के साथ शेयर करें पॉलिसी डेवलपमेंट के हवाले से, और अपना इंट्रोडक्शन करा दें, ताकि हम सब लोगों के लिए एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिले कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस मैटर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी जो कुछ भी नहीं दे रही और वो फॉलो नहीं कर रही चीज़ों को। राइट जी, बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैं शैला फरीद हूँ, मैं एनटीडीसी से बिलोंग करती हूँ सर। इस हवाले से जो मेरे माइंड में पॉइंट्स थे वो ये थे कि एक तो टाइमलाइंस, कोई भी हम पॉलिसीज बनाते हैं तो वो डिफाइन होना चाहिए, और अगर बजट इन्वॉल्व है उन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन में, या कोई भी नेसेसरी एलिमेंट बजट से भी रिलेट करता है, वो भी एक टेंटेटिव जरूर पहले एक अप्रूवल हमें मैनेजमेंट से भी लेना चाहिए, ताकि हम अगर किसी भी पॉलिसी पे काम करें, अपनी इनपुट दें, टाइम लगाएं, रिसोर्सेज का भी यूटिलाइज करें, तो फाइनल कोई आउटपुट जरूर आनी चाहिए। बाद में सारा प्रोसेस होने के बाद हम ड्राफ्ट बनाएं, उस पर इनपुट्स लें, और जब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे आए कोई भी पॉलिसीज, बजट की वजह से या फिर वो टाइम ही उस पर इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाए कि इतनी ज्यादा उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो इफेक्टिव ना हो, तो ये भी एक तरह से लॉस है। जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैं वैसे क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमें बहुत से डिपार्टमेंट से डील करना पड़ा, नेपरा से या और भी ना, सीसीपीए है, सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी, और इस तरह। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ना, तो वो चेंज की तरफ इतना ज़्यादा लोग जाते नहीं है ना। पॉलिसीज पड़ी हैं और रिव्यू हो ही नहीं रही, और ऐसे चल रहा है ना सिस्टम ना। ना वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, ना वो नई चीज़ों की तरफ आते हैं। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा ही है एनटीडीसी में भी, कि पॉलिसीज रिव्यू बड़ी देर देर से होती हैं? जी बिल्कुल सर, मोस्टली तो सर वापडा की जो पॉलिसीज हैं वही इम्प्लीमेंट हो रही है एनटीडीसी में भी, तो सही उसका रिव्यू का प्रोसेस भी बहुत स्लो है, और मतलब बहुत कम है जो पॉलिसीज एनटीडीसी ने अपनी डेवलप की हैं। सही सही। ये बहुत सारी, अच्छा जैसे एक तो पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन का एक चैलेंज है, उसके अलावा बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल पुरानी स्टैब्लिश हुई है पाकिस्तान में ना, जिस तरह आईसीआई पाकिस्तान है, एंग्रो है, जो हमें लगता है कि बड़ी है, फास्ट पेस पे चल रही है। वहाँ पे भी काफ़ी अर्से तक, पहले तक ये कल्चर रहा है, जब तक जो डिजिटलाइजेशन नहीं आई ना, तो उस वक्त तक ये चैलेंज रहा है। और बड़ी पुरानी पुरानी पॉलिसी थी, फिर जब चीज़ें चेंज हुई तो तब रिव्यू करने का इत्तेफाक हुआ, वरना 10-10 15-15 साल तक तो चीज़ें चेंज ही नहीं हुई। तो ये सिर्फ इस सेक्टर का नहीं है। हाँ, अगर कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ें आना शुरू हो गई और नीड ऐसी हो गई, और कोई ऑब्लिगेशन कहीं बाहर से आ गई, कोई ऐसा, जैसे के इलेक्ट्रिक है, आप उसको कोई परचेज कर लेगा और उसको ऑन भी कर लेगा, तो वो फिर वो चीज़ें लेके आएगा ना। पीआईए की बात करें, जो स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइज है, या जो भी इस तरह की हैं, तो उन सब में अभी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर कोई इसको एक्वायर कर लेगा, तो या कोई मर्जर हो जाएगा, और मर्जर में फिर वो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हुआ, तो फिर उसके बाद ये इम्कान है इस बात का कि वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएं एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस। ठीक है,
वो फिर ये पेस नहीं रहेगा। अभी मैं आपके सामने पीटीसीएल की एग्जांपल देना चाहूंगा। पीटीसीएल भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन अब उनका मर्जर हुआ इत्तेसालात के साथ ना, तो नए लोगों को उन्होंने नए पैकेज दिए और नई फैसिलिटीज दी। और लेकिन क्योंकि उनको सबसे बड़ा इशू था जो पीटीसीएल का डीएनए है कि वो जो पुराने लोग हैं उनकी वजह से, अब उनको कुछ लोगों को उन्होंने दी थी वॉलंटियर रिटायरमेंट की ऑप्शन, लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, कुछ लोगों ने नहीं की। अब उन्होंने ये कर दिया सेम कैडर के ऊपर जो नई हायरिंग आ रही है वो अच्छे पर्क्स के साथ आ रही है, अच्छी चीज़ों के साथ आ रही है, अच्छी सैलरी के साथ आ रही है। जिन लोगों ने छोड़ा नहीं प्रीवियसली, उनका फिर वो जो पहले वाली सैलरी थी उनके अंदर बड़ा क्या कहते हैं मिनिमम किस्म का इंक्रीमेंट लगना और इस तरह की चीजें होना, ये चीजें चल रही हैं। अल्टीमेटली इंटेंशन यही है कि वो लोग छोड़ जाएं या कोई और ऑप्शन की तरफ चले जाएं, कि जो कि हर्डल बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करने के लिए ना। कल्चर ई स्ट्रेटजी बड़ी मशहूर प्रोवर्ब है या कोटेशन है कि जी कल्चर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है जितनी मर्जी अच्छी बनी हो, वो उसको बिल्कुल वो कर देता है, कैनाबलाइज कर देता है, खत्म कर देता है ना। यानी कि कोई भी चीज लेके आ जाए तो कल्चर को चेंज होना ज्यादा जरूरी होता है, कल्चर को अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है, कल्चर को चेंज करने के ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है। अगर कल्चर चेंज नहीं होता और कल्चर चेंज करने की इंटेंशन नहीं है तो कोई बड़ी सी बड़ी पॉलिसी लेके आ जाए या प्रोसीजर लेके आ जाए, वो नलीफाई हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा, उसका यूज नलीफाई हो जाएगा, वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो जरूरी है कि कल्चर को चेंज करने के ऊपर काम किया जाए। तो पीटीसीएल ने ये इनिशिएटिव लिया, नई मैनेजमेंट ली, नई हायरिंग की, नए लोगों को लिया, मुख्तलिफ सेक्टर से लिया, तो अब उनको अच्छे पे पर रखा, उनके जरिए से कल्चर को चेंज करने की कोशिश की। और पुराने लोग आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अपने टाइम पे निकलते चले जा रहे हैं, यानी कि अपना टेन्योर पूरा करी जा रहे हैं अपनी जॉब का, अपनी मुलाजमत का, अपनी सर्विस का, और उसके बाद ज़ाहिर है वो तो दोबारा नहीं आएंगे ना। ठीक है, और उनकी जो वो है क्या कहते हैं क्वांटिटी या उनकी कंसंट्रेशन वो निस्बतन कम हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों से जान छुड़ाएगी। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को जब चेंज करने की तरफ आए, कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो नहीं सकती कि जो फास्ट पेस्ड पे रह के काम ना कर रही हो, क्योंकि बिजनेस की नीड ऐसी है ना कि आपने रैपिडली चेंजेस जो हो रही है वो बहुत रैपिड हो रही हैं। और चेंज को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, लोगों को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को अडॉप्ट करवाना पड़ता है, उनका कंसेंट लेने के लिए उनको समझाना पड़ता है ना एज अ पॉलिसी। ठीक है, तो चेंज अगर कोई देखें तो सिर्फ वो जो कोई भी मैंने पहले भी बताया कि चेंज इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता। सिर्फ एक जो छोटा बच्चा होता है ना जो कि विद वेट डायपर होता है, वो चेंज को बड़ी तेजी से एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, और वो चाह रहा होता है कि उसका डायपर चेंज हो जाए बस जल्द से जल्द, वरना चेंज के आगे सब लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो ये चैलेंज होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना, और फिर कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करना, उसको रिव्यू करना। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम इसको अंडरस्टैंड करें। किसी और का कोई भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है, उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये इसका आज का सेशन खत्म होता है, कंक्लूड किया जाता है। तो कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा और इसका मटेरियल भी शेयर कर दूंगा। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे साथ आज के सेशन में थे, और कल फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। और यही लिंक जो हमारा इस वक्त है इस ग्रुप में शेयर किया गया है, यही काम करता रहेगा सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सेशन हैं उन सब के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और कल आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।